Hello everyone, very good morning. And today we are going to start a very important and lengthy chapter of our financial accounting syllabus. I am sure अगर आपने ये चैप्टर सी इंटर के टाइम पे पढ़ा है which was in my curriculum, तो पक्का इसने आपको परेशान किया होगा. तो चैप्टर का नाम है अमलगमेशन. So we are going to continue our series of financial accounting और उसमें एक चैप्टर है अमलगमेशन. हम उसको कवर करेंगे. वाई? बिकॉज इसके काफ़ी फ्रिक्वेंटली बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं एंड ट्रस्ट में दे आर नॉट लाइक वेरी केक वॉक टाइप. ठीक है, थोड़ा बहुत क्या मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं. So you can see one question came in 2024 of 20 marks. Then one question came in 2022 of 20 marks. Then in 2021 again. Then in 2019 again. And then in 2016. ठीक है, तो आ रहा है काफ़ी फ्रिक्वेंटली आ रहा है रिसेंट ईयर्स में. तो 2019 में आया, फिर 2021 में आया, 2022 में आया और अब 2024 में भी आया. तो इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू ओपन दीज नोट्स. तो ये नोट्स मेरे नहीं है, दे आर ऑफ अ टीचर कॉल्ड आकाश कंदोई. ठीक है, बहुत अच्छे टीचर है. ही टीचर्स एट सी ए फाइनल लेवल, एट सी एंड सी ए इंटर लेवल. तो मैंने कुछ पढ़ाई उनसे की है और अमलगमेशन के लिए मुझे उनके नोट्स ठीक लगे, तो मैं उन्हीं के नोट्स रेफ़र करके हम लोग मिलके रिवाइज कर लेंगे ये वाला चैप्टर. ठीक है. नाउ बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉमर्स ऑप्शनल, आर एम वुड बी टू रीड द कंटेंट, रीड ऑल द सारे फॉर्मूलाज, सारे एडजस्टमेंट्स हम सीखेंगे और उसके बाद जो PYQs हैं उनको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. अब एक और डिस्क्लेमर ये है कि भूल गई, आई एम सॉरी. तो ओके, लेट्स बिगिन. डिस्क्लेमर छोड़ो. सो लेट्स स्टार्टिंग विद येस, आई एम सॉरी. मैं बस ये कहना चाहती हूँ और कि मैं आपके साथ मिलकर रिवाइज करने वाली हूँ बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉमर्स ऑप्शनल, राइट? एंड आई बिलीव दैट वी ऑल आर ग्रेजुएट्स इन कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज. तो हमारा अकाउंटिंग से अच्छा खासा नाता रह चुका है. तो इट वॉन्ट बी a first read. We would have read earlier well. ठीक है, चलो इसी बात पे शुरू करते हैं. अमलगमेशन ऑफ कंपनीज. तो अमलगमेशन ऑफ कंपनीज पे AS14 लगता है. ठीक है, अपने आंसर में कोट कर आइएगा. उसके बाद अब देखो, 3 तरह की चीज़ें होती हैं. एक होती है अमलगमेशन, एक होती है एब्जॉर्प्शन और एक होती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. नाउ व्हाट इज अमलगमेशन? अमलगमेशन में इसकी कंपनी A थी और कंपनी B थी. वो दोनों कंपनियां बन गई और उन्होंने एक नई कंपनी बना ली, AB लिमिटेड, राइट? दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, मारुति मोटर्स है, जापान की सुजुकी है. दोनों ने अपनी अपनी कंपनियां बंद करके अपना बिजनेस ट्रांसफ़र किया और एक नई कंपनी बना ली, मारुति सुजुकी. So that is an example of amalgamation. Now what is absorption? तो absorption के नाम से क्या लग रहा है, कोई चीज़ थी और फिर दूसरी चीज़ आके उसमें मिल गई. एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली absorption is. एक एग्जिस्टिंग कंपनी थी तो वो किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लेती है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, हज और वोडाफोन दो कंपनियाँ थे, बट वोडाफोन ने हज का बिजनेस टेक ओवर कर लिया. सो इट इज़ अ केस ऑफ एब्जॉर्प्शन. नाउ थर्ड इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक नई कंपनी बनाते हैं और वो एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लेती है. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, अमलगमेशन में क्या हुआ, दो कंपनी थी, उन्होंने अपना बिजनेस बंद किया और दोनों ने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर लिया एक तीसरी कंपनी में. लेकिन यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं. मान लो मेरी कंपनी थी सरोजनी नायडू लिमिटेड. ठीक है, और उसके बाद उसका नाम खराब हो गया तो मैंने नई कंपनी बना दी, महात्मा गांधी लिमिटेड, और उसका जो सारा बिजनेस था उसमें ट्रांसफ़र कर लिया टू वाइप आउट. तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है. अब
वेरी बेसिक, जो बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसका बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो ट्रांसफरर है, वो बेचने वाला है क्योंकि वो अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहा है, बेच रहा है। और जो इस तरफ है, जो खरीद रहा है, वो ट्रांसफर ही है, उसको बिजनेस मिल रहा है, तो वो परचेजर है। फाइन। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, याद आएगी, परचेज कंसिडरेशन। अब मैंने बिजनेस लिया किसी से, तो मैं उसके बदले में उसे ठेंगा तो नहीं दूंगी, मैं उसे कुछ पैसे दूंगी, या मैं उसे कुछ शेयर्स दूंगी, या फिर मैं उसे और कुछ असेट वगैरह दूंगी। एंड दैट इज़ कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज समथिंग विच वी गिव इन रिटर्न, एंड हियर वी आर गिविंग it in return for purchasing the business, so it is called purchase consideration. तो कौन देगा? कौन देगा भाई? मैं दूंगी। मैं कौन हूँ? मैं खरीदने वाली हूँ, परचेजर हूँ। किसको दूंगी? परचेजी को दूंगी, देयर इज नो सच वर्ड, ट्रांसफरी को दूंगी, सेलिंग कंपनी को दूंगी, ठीक है। लेकिन उसमें भी किसको दूंगी? मैं उसके शेयर होल्डर्स को दूंगी, उसके मालिकों को दूंगी। अब मालिक दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी वाले, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्लीज़ नोट, इनको जो भी हम चीज़ें देंगे दैट विल बी अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, लेकिन इनके अलावा हमने किसी और को कुछ भी दिया तो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर परचेज कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिबेंचर होल्डर्स को कुछ देती हूँ तो क्या वो पीसी का पार्ट बनेगा? नहीं, वो तो लोन लिया था मैंने, और वो नई कंपनी को लोन ट्रांसफ़र हो रहा है, डिबेंचर सारा काइंड ऑफ लोन, राइट? तो उनको मैं कुछ भी दे रही हूँ तो वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो AS4 क्या बोलता है? पीसी क्या है? पीसी इज एन एग्रीगेट ऑफ शेयर्स, कैश, असेट्स और एनी अदर सिक्योरिटीज गिवन बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। अब पीसी कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स हैं, इसमें से 2 ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम चारों पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो पहला है लमसम मेथड। लमसम मेथड मतलब आए, वो लोग आए, बिजनेस खरीदा और हमने उनके बदले में 100 करोड़ रुपए दे दिए, लमसम, एक बार में डील न की। लेकिन इतना ईजी है क्यों? तो इस वजह से ये एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेंगे। तो दूसरा है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड क्या होता है कि जो भी आप पेमेंट दे रहे हो अपार्ट फ्रॉम कैश पे, उन सबका वैल्यू निकाल लेते हैं एंड यू एड इट अप ऑल एंड दैट विल बी योर पीसी। फॉर एग्जांपल, आपको कैश दे दिया, इक्विटी शेयर्स दे दिए, प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए, डिबेंचर्स दे दिया, कोई और एसेट दे दिया, सब कुछ ऐड किया एंड दैट विल बी योर परचेज कंसिडरेशन, इट इज़ कॉल्ड पीसी। तो ये भी कमी आते हैं। अब नेक्स्ट है नेट एसेट मेथड। अब क्या होगा, कई बार आपके क्वेश्चन में पीसी दिया ही नहीं होगा, पीसी गोल होगा, पीसी की बात ही नहीं करी गई होगी, लेकिन इसका मतलब है कि हम पीसी नहीं निकालेंगे? बिल्कुल नहीं, पीसी तो बहुत ज़रूरी है निकालना। तो वी विल यूज़ नेट एसेट मेथड। हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि यार एक अंदाज़ा लगाते हैं, इस बिज़नेस को कितने में ख़रीदा गया होगा, तो कितने में ही ख़रीदा गया होगा, इसके सारे एसेट हम ले लेते हैं आज की रेट पे, मार्केट वैल्यू पे, और इसकी लाइबिलिटी ले लेते हैं आज की रेट पे, और इसको माइनस कर देते हैं। तो आज इसके बिजनेस की इतनी वैल्यू है तो इतना ही दिया होगा। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया बाय कैलकुलेटिंग नेट एसेट्स एंड दैट्स हाउ वी कैलकुलेट पीसी। नाउ सी, देयर इज अ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, ये बीबी वर्चुअल्स हैं, वो ट्रांसफरर है, और ये उनके एसेट रखे हुए हैं और ये उनकी लाइबिलिटीज़ रखी हुई हैं। अब यू नो कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है या रिजर्व्स हैं, दैट इज लाइक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेट एसेट्स ओनली, है ना। लेकिन क्या हम इसको ले सकते हैं? नहीं, बिकॉज दे आर एट बुक वैल्यू। अगर आज हम किसी को बिजनेस ट्रांसफ़र करेंगे तो मार्केट वैल्यू पे करेंगे, तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम मार्केट वैल्यू लें। तो मार्केट वैल्यू हमने ली और इन सबको ऐड किया, क्रेडिटर्स और लोन को माइनस किया, दैट विल बी योर परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा आ जाता है एक्सेप्ट दैट कैश इज नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी, तो बस कैश जब ट्रांसफरी ने नहीं लिया तो कैश मत लेना, यहाँ पे बस कैश ऐड मत करना। जब उसने क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया तो मत लेना ना, तो बस बात खत्म। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेथड इज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो कभी कभी क्या होता है, ये लोग बोलते हैं कि आपके शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, कितनी है भाई? वो बोलते हैं हमारे शेयर्स की वैल्यू तो 20 रुपये है और हम 80,000 शेयर होल्डर्स है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब टोटल आपके पास जो वैल्यू है शेयर्स की, दैट इज़ आई गेस 16, और ये 4 5 16 लाख
ठीक है, तो 16 लाख आपके शेयर्स की वैल्यू है। मैं आपको देता हूँ शेयर 30 रुपये का एक या 40 रुपये का एक, फॉर इजी कैलकुलेशन 40 रुपये का एक शेयर देता हूँ। तो 40 रुपये का शेयर से उसे डिवाइड कर लो तो आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स जो कि ट्रांसफरी ने इशू करे, राइट। बात तो समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ आ जाएगी। जैसे कि बीबी वर्चुअल से वो अपना बिजनेस बेच रही थी, ठीक है, एंड उनके शेयर्स थे 1 लाख, उनके शेयर की प्राइस थी 30 रुपये। तो अब उनको हमने परचेज कंसिडरेशन उनके शेयर्स के हिसाब से दिया, तो उनके हमें कितना पीसी देना पड़ेगा, हमें 30 × 1 लाख का पीसी देना पड़ेगा, राइट। अच्छा, लेकिन हमारे शेयर की सेम रेट है? नहीं यार, हमारे शेयर हम ज़्यादा भाव पे दे रहे हैं, हमारे एक शेयर की वैल्यू 60 रुपये है, तो फिर हमें कम शेयर इशू करने पड़ेंगे, कम से काम चल जाएगा। तो हमने डिवाइड किया तो हमारे 50,000 शेयर से काम चल गया। दिस सेम एग्जाम्पल, कुछ इसमें अलग है नहीं। अब ये क्या है, ये सर ने कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व कराए थे, ठीक है, तो वो तो हम अब यूपीएससी वाले क्वेश्चन करेंगे, ये तो करेंगे नहीं। तो इसको काट दो, इलस्ट्रेशन 2 को काट दो। इसको मैं बाद में ना पीडीएफ डिलीट कर दूँगी जब मैं पीडीएफ अपलोड करूँगी, ठीक है। ये भी काट दिया, ये काट दो। हाँ, ठीक है। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल, देख रही हूँ कुछ गलती से गलत तो नहीं कर गया। हाँ, ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल है, इसको समझना ज़रूरी है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि आप प्रेफरेंस शेयर्स को उतना डिविडेंड दो, सॉरी उतने शेयर्स इशू कर दो कि उसका डिविडेंड का अमाउंट सेम रहे। तो बेसिक सी बात है, अगर मान लो मेरे पास 100 शेयर्स थे और मेरा जो रेट था वो था 10%, ठीक है, तो मेरा डिविडेंड आ रहा था 10 रुपये, राइट। नाउ वो बोल रहे हैं कि अब जो मैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने वाला हूँ ना वो 20% होंगे, और उनका जो उतनी वैल्यू पे इशू कर दो कि 10 रुपये डिविडेंड आए। तो थोड़ा बात समझो, तो हम 100 की जगह अगर 50 के भी शेयर इशू करते हैं तो 50 × 20% कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। तो जो नए शेयर्स हमने इशू करें दैट इज ऑफ 50 रुपीज़। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो ये अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा खुद से सोचना, और दोबारा सुन सको तो दोबारा सुन लेना, मतलब सुन सको कि क्या सुन लेना, और बाकी एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। बट आई थिंक दैट इट इज़ ईजी एंड इट विल बी क्लियर एनीवेज। तो अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें नहीं लिखी है वो है कि अब जब ऐसा होता है ना, तब मोस्टली प्रेफरेंस शेयर्स में कटा जाता है। अब मतलब 100 रुपये के प्रेफरेंस शेयर्स थे और आपने 50 रुपये से ही काम चला लिया, तो आपने शेयर होल्डर्स को कम पैसे दिए कि नहीं दिए। तो जब एंट्री मारोगे तब कैपिटल रिजर्व में पैसा आएगा, है ना, फ़ायदा हुआ है आपका। अब बात ये है कि कभी कभी क्या होता है ना, बैलेंस शीट बनानी होती है सीधे, तो बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम मतलब बस इसको कम रेट पर लिख देते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व में इसका जो गेन हुआ 50 रुपये का वो डालना भूल जाता है। तो बस ये बता रही हूँ कि इसके डुअल एडजस्टमेंट होंगे, एक तो इसका प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन जो इससे गेन हुआ हमें वो कैपिटल रिजर्व में भी जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड ऑफ ट्रांसफरर कंपनी 15 लाख, ठीक है, ओके। अब इसमें बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 12% पे इशू कर रहा है, लेकिन ऐसे इशू करो कि रिटर्न का अमाउंट सेम आता रहे। तो पहले 8% आ रहा था तो निकाल लिया, फिर वेरी इजी, इट इज़ सेम, जस्ट डिविडेंड की जगह उन्होंने नेट एसेट्स बोल दिया, तो ठीक है। अब ये काट देती हूँ मैं, ठीक है। अब हम यूपीएससी क्वेश्चंस करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी काट दो, काट दो, काट दो। अब आ जाओ इधर, अब हम देखेंगे एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, द इम्पोर्टेंट स्टफ, ठीक है। अकाउंटिंग इन द ट्रांसफरी कंपनी। अब देखो दो तरीके के एमलगमेशन होते हैं, एक होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर और एक होता है इन द नेचर ऑफ परचेज। अब
मुझे ना मेरे टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया था, तो मैं आपको वही समझा दूँगी और उसके बाद आपको इसकी एंट्रीज थोड़ी ऑब्वियस लगेंगी। ऐसे याद नहीं रखना पड़ेगा कि अब परचेज की है, इस तरीके से मर्जर का ट्रीटमेंट ऐसे होता है। देखो, एक बात बताओ, पहले कंडीशंस देखते हैं। इन द नेचर ऑफ मर्जर की बात करते हैं। अगर मैं किसी कंपनी के साथ जाके मिल जा रही हूँ, ठीक है, मतलब क्या होगा इस बात का? इसका बात है कि मुझे उसका बिजनेस बंद नहीं करवाना है ना। उसके जो शेयर होल्डर है वो मेरे शेयर होल्डर रहेंगे, है ना। कुछ लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तो वही रहेंगे, क्योंकि तभी तो मर्जर है। मर्जर मतलब कि मुझे बिजनेस बंद नहीं करना, मुझे आपके साथ मिलके काम करना है ना। तो मिलके काम करना है तो सारे एसेट्स लाओ, सारी लाइबिलिटीज़ लाओ, रिजर्व्स लाओ, सब आपस में मिला दो, ठीक है। बिजनेस हम मिलके करेंगे, मेरा बिजनेस भी चलता रहेगा और आप भी तो ओनर बनोगे। तो मतलब हम आपको पैसे थोड़ी देंगे, हम आपको शेयर्स देंगे, क्योंकि आपको भी बिजनेस कंटिन्यू करना है, तो यू शुड ऑल्सो बी एन ओनर। और उसके अलावा अब क्योंकि आपने मेरे को बिजनेस बेचा तो है नहीं है, अगर आप बेचते हैं तो फिर हम मार्केट वैल्यू वगैरह लाते हैं, क्योंकि आपको उस हिसाब से पैसा देना है। लेकिन अब आप भी साथ में मिलकर बिजनेस ही कर रहे हो, तो बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र कर लो, क्योंकि इट इज़ अल्टीमेटली यू आर रनिंग योर बिजनेस टू। अगर मतलब मैं बिजनेस रन कर रही हूँ और फिर मैं फिर से कुछ और एडजस्टमेंट के साथ फिर से बिजनेस रन करने लग जाऊँगी, तो आई नीड नॉट टू रीइंस्टेट माई एसेट एंड लाइबिलिटी एट market value. Okay, so what I just said is the condition of the merger. तो जब भी हम मर्जर करते हैं तब सारी असेट, लाइबिलिटी और रिजर्व्स सब ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स हैं जिनकी 90% ऑफ द फेस वैल्यू है, वो ट्रांसफरर कंपनी के भी ट्रांसफरी कंपनी के भी शेयर होल्डर्स बनेंगे। मतलब मैं अगर कोई बिजनेस ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो जिन शेयर होल्डर्स के पास 90% ऑफ फेस वैल्यू है, वो भी जाके ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाए। जो भी मेरे को पैसा मिलेगा बिजनेस ट्रांसफ़र करने का, वो मेरे को शेयर्स में चाहिए, क्योंकि मुझे उधर जाके ओनर बनना है। मैं बिजनेस साथ में करने के लिए ये एडजस्टमेंट कर रही हूँ, मुझे बेच बाच के घर नहीं जाना, ठीक है। तो कंसंट्रेशन मेरे को शेयर्स में दो। उसके बाद जो बिजनेस है ट्रांसफर कंपनी का, वो भी चलता रहेगा और साथ में इतना मोटा, और उसके अलावा जो एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं वो बुक वैल्यू पर आएंगे, क्योंकि बिजनेस तो चलता रहेगा। क्या फ़र्क पड़ता है कि हम मार्केट वैल्यू पर करूँ या किसी और पर करूँ। तो ये सारी कंडीशंस पढ़ लो, कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन आए तो लिखे आना, ठीक है, वरना वैसे भी अच्छी बातें याद रखना। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है। नेचर ऑफ परचेज में इनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो समझ जाना कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है का मतलब है कि ये हो सकता है कि बिजनेस एक्चुअल में खरीदा ही जा रहा हो। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, अगर सोचो मार्केट वैल्यू पे ला रहे हैं तो कुछ तो शक की बात है। अगर ये लोग सारे शेयर होल्डर्स उसमें आ ही नहीं रहे हैं तो कुछ तो शक की बात है। बिजनेस कुछ तो लोग बंद, मतलब बिजनेस बंद तो हो रहा है, खरीदा ही जा रहा है एक तरीके से। बिजनेस कैरी ऑन नहीं हो रहा तो खरीदा ही जा रहा है, ठीक है। मतलब मर्जर तो नहीं हो रहा, मर्जर का मतलब तो यही होता है। तो ये अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वी विल से कि बिजनेस इज इन द नेचर ऑफ परचेज। ओके, अब एग्जांपल दिया है सर ने, जैसे कि पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज है, उन्होंने मिलके बनाया पिज़्ज़ा डोम, सारी एसेट और लाइबिलिटी और रिजर्व ट्रांसफर कर लिए। फिर इन दोनों की रेसिपीज़ भी चलती रहेंगी, दोनों की इक्वल डिसीजन मेकिंग है। जो ओल्ड शेयर होल्डर्स थे वो नए शेयर होल्डर्स बन गए इसके पिज़्ज़ा डोम के, और जो पीसी है वो शेयर्स में मिल रही है। टेक ओवर बुक वैल्यू पे हुआ है, तो ये नेचर ऑफ मर्जर में हो गया। अब नेचर ऑफ परचेज, ये भी नेचर ऑफ मर्जर का एग्जाम्पल है, छड्डो, ठीक है। अब इस पर हम आ जाते हैं। अभी हम ना, अब जब भी एंट्रीज में बताऊँ तो थोड़ा ऑब्वियस लेते हुए चलना, थोड़ा सोचते हुए चलना कि मर्जर हो रहा है ना, ऐसे। चलो, तो पहले मर्जर की बात कर लेते हैं। अब देखो, जब मर्जर हो रहा है तब हम ये बिजनेस परचेज, सबसे पहले बिजनेस खरीद लिया और
जो भी काम होता है एट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप वो लिक्विडेटर से कराते हैं। कितना गंदा ये मेरा एनीवेज। हाँ तो मैं बहुत ज़्यादा एनीवेज बोलती हूँ ना। एनीवेज तो इन द नेचर ऑफ मर्जर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर, ये हम एंट्री करेंगे। अब जो बिजनेस दे रहा है उसका बिजनेस बंद हो रहा है तो उसने एक लिक्विडेटर अपॉइंट करा होगा बिजनेस लिक्विडेट करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम पैसा देंगे जो भी हम बिजनेस खरीदने के बाद कमाएंगे। तो ये उसको क्रेडिटर बना दिया और हमारे पास बिजनेस आने वाला है पूरा का पूरा, तो उसके लिए हमने वो रिकॉर्ड कर लिया अपने लिए एसेट। अब देखो ये सारे जो ट्रांजेक्शन है वो हो रहे हैं इन द नेचर ऑफ इन द बुक्स ऑफ परचेजर, मतलब मैं बिजनेस खरीद रही हूँ, परचेजिंग कंपनी हूँ मैं, और अब मैं एसेट रिकॉर्ड कर रही हूँ और अपनी लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं ट्रांसफरी कंपनी हूँ। ये आने के बाद हम एसेट, लाइबिलिटी और रिजर्व्स उन सबको खोल देंगे। तो सारा बुक वैल्यू पे हमने पहले ही बात कर ली थी, इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस वी हैव ऑलरेडी रेड। तो सारे एसेट, सारी लाइबिलिटीज, सारे रिजर्व सब ट्रांसफ़र हो गया, सब हो गया। अब एक बात बताओ, अगर कोई डिफरेंस आता है तो क्या तुम गुडविल डाल दोगे? नहीं, बिकॉज तुमने किसी का बिजनेस खरीदा नहीं है और उसके एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, तो वो तुमने उसकी गुडविल के लिए नहीं दिए हैं। तुम्हारा तो फायदा है या नुकसान ही हुआ है, क्योंकि तुम किसी के साथ मिलकर बिजनेस करने वाले हो, अगर ज़्यादा या कम पैसे दिए तो इट इज़ योर लॉस और योर गेन, राइट? योर बिजनेस लॉस एंड योर बिजनेस गेन। अभी जो नया बिजनेस होएगा तो उसी को फायदा नुकसान उठाना पड़ेगा जो तुम्हारा भी है। तो इस वजह से गुडविल कुछ नहीं, अगर नुकसान हो रहा है तो रिजर्व डेबिट कर दो, फायदा हो रहा है तो रिजर्व क्रेडिट कर दो। सेकेंड एंट्री के बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो होती है कि लिक्विडेटर को पैसा देंगे। ठीक है, अब हमने बिजनेस परचेज को तो ये खोल दिया। ठीक है, बिजनेस परचेज पीसी पे हमने ट्रांसफ़र करके ये बंद कर दिया। अब ये वाला अकाउंट बचा। ठीक है, बिजनेस परचेज को खोल के उसमें से एसेट लायबिलिटी निकले वो हमने बंद कर दिया। नेक्स्ट इज लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, हम उसको पेमेंट करेंगे, राइट? तो हम उसको पेमेंट कर देंगे कैश और बैंक में ही करेंगे बस। सॉरी, क्या बोली मैं? नहीं, उसको कैश और बैंक में तभी करेंगे फॉर ओनली फ्रैक्शनल शेयर्स। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन में क्या बात करी थी कि केवल और केवल ये शेयर्स में कंसिडरेशन दी जाएगी, है ना? शेयर्स में कंसिडरेशन दी जाएगी। तो आपके जो बुक्स में आ रहा है वो आ सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा आपने पैसे लेके दिया तो उसको प्रीमियम में डाल दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो फ्रैक्शनल शेयर्स होते हैं तो उनके बदले में आपको कैश ही देना पड़ता है, तो उस केस में कैश दे सकते हो। लेकिन उसके अलावा और कोई आप एसेट वगैरह दे दो तो ये सब नहीं, वो बिजनेस बंद करके नहीं जा रहे, तो ये फिर इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं होगा। तो इस वजह से नो एनी अदर पीसी, only cash in bank in case of fractional share, and rest everything will be in equity share capital। अब उसके अलावा देखो कुछ और एंट्रीज भी पास करनी होती है। अब पुराने शेयर्स की जगह आपको नए शेयर दे रहे हैं तो उसकी एंट्री पास करोगे कि नहीं? तो पुराने डिवेंचर्स को डेबिट कर देना और नए डिवेंचर की लायबिलिटी क्रिएट कर देना, ऐसा दिखेगा। और अगर कुछ ज़्यादा पैसा पे इशू कराए तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट कर देना। ठीक है, उसके बाद फिर देखो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी अगर परचेजिंग कंपनी बॉन्ड कर रही है, प्लीज़ नोट, ये चॉइस होती है, ये अग्रीमेंट की बात होती है कि जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हैं वो कौन बेयर करने वाला है, परचेजिंग कंपनी या फिर आपकी सेलर कंपनी। तो वो अगर परचेजिंग कंपनी बॉन्ड करती है तो अब मैं खरीद रही हूँ और मेरी बुक्स में मैं इसे खर्चा डालूँगी, तो मैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दूँगी। ठीक है, अगर मैंने खर्चा करा है तो सॉरी, मैं इसकी एंट्री बताने लगी। गुडविल और कैपिटल रिजर्व को तो मैं इस केस में डेबिट करूँगी इन द नेचर ऑफ परचेज, लेकिन यहाँ पे तो मेरा ही नुकसान है, तो मैं रिजर्व्स को डेबिट करके कैश एंड बैंक क्रेडिट कर दूँगी। उसके बाद फिर इंटर कंपनी अगर कोई चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, इंटर कंपनी कुछ हमारा लेन देन था
तो उसको आपस में एलिमिनेट कर देंगे, राइट। एंड उसके बाद अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है सेलिंग कंपनी का जिसे मेंटेन करना मैंडेटरी है, तो इस केस में क्या होगा इन द नेचर ऑफ मर्जर? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिजर्व्स तो हम ऑलरेडी सारे ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो इसलिए नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। नाउ नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। इसको मैं समझाऊंगी, आप अभी ये समझो कि कभी कभी क्या होता है, एक बार समझ लो। चलो, जैसे ये रिलायंस लिमिटेड थी, ठीक है, इसने शिवम लिमिटेड को सामान बेचा और ऑब्वियसली कॉस्ट से ज़्यादा भी बेचेगी, तो इसने प्रॉफिट लगा लिया, 10,000 का प्रॉफिट लिया और बेच दिया। तो जो शिवम लिमिटेड के में इन्वेंट्री दिख रही है वो 60,000 की दिख रही है, ठीक है, और शिवम लिमिटेड ने उसको 30% तो बेच दिया है, ठीक है। 70% अभी भी उसके रिजर्व में पड़ी है, मतलब 42,000 की अभी पड़ी है, 18,000 की उसने बेच दी। तो एक बात बताओ, अब जब दोनों का बिजनेस आपस में मिल रहा है, तब ये क्या इन्वेंट्री का ओवर स्टेटमेंट नहीं है भैया? इन्वेंट्री का ओवर स्टेटमेंट ही तो है। दोनों का जब बिजनेस एक ही है तब इसको एक्चुअल कॉस्ट पे दिखाएं इंस्टीड ऑफ दिस, क्योंकि इसका यहाँ पे फ़ायदा हुआ, इसका यहाँ पे नुकसान हुआ। तो अल्टीमेटली इट शुड बी shown at the real value, which is what, which is 35 by, because 70,000, sorry, because 50,000 का 70% is 35, राइट। देखो, रिलायंस लिमिटेड ने शिवम लिमिटेड को एक्वायर कर लिया और उसकी उसमें कितनी वो आ रही थी इन्वेंट्री, इतनी, ठीक है। अब इनकी बुक्स में इन्वेंट्री में इतनी आ रही है 42,000। तो हमने 42,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120 करके इसको कॉस्ट पे लिया है वापस, समझे? 120% पे वैल्यू थी क्योंकि 20% प्रॉफिट लगा था, उसको 120% उसका अमाउंट था, तो उसको हम इंटू 100 करके वापस से उस पर ले आए। कुछ समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? मतलब मैं समझ रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ या नहीं। चलो ठीक है, तो मैं दोबारा से बताती हूँ एक बार। अगर ए लिमिटेड था, बी लिमिटेड था, ए लिमिटेड ने इन्वेंट्री ज़्यादा प्राइस पे बेची, 100 रुपये की उसकी कॉस्ट थी, उसने दूसरे वाले को 120 पे बेच दी, ओके। अब वैसे तो ठीक था, उसकी बुक्स में स्टॉक 100 का था, वो अब 0 हो गया, उसने बेच दी, उसकी बुक्स में भी स्टॉक 120 का पड़ा हुआ। लेकिन अब जब दोनों बिजनेस मिल रहे हैं, तब एक बात बताओ, क्या उसको जो ए लिमिटेड है वो अपनी बुक्स में ओवर स्टेटेड इन्वेंट्री लेगी? जो उसने प्रॉफिट पहले रियलाइज़ कर लिया, अब उसके चक्कर में वो जो कॉस्ट जिसकी 100 रुपये है उसको 120 रुपये में लेगी जगह पे, नहीं, तो हम फिर से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था उसको एलिमिनेट कर देंगे और हम फिर उसको 100 पे डाल देंगे। और ये काम हम केवल जो अनसोल्ड इन्वेंट्री उसके लिए करेंगे, क्योंकि बाकी तो प्रॉफिट रियलाइज हो गया, ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, ठीक है। अब हमारा बिजनेस एक ही है तो हम अनरियलाइज प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इस वजह से रियलाइज प्रॉफिट हो गया तो कोई बात नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, तो ये ख़त्म होती है हमारी बातें इससे रिलेटेड। अब मैं थोड़ा थक गई हूँ तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और उसके बाद फिर वी विल कंटिन्यू दिस विद द journal entries in the nature of purchase in the books of purchasing company. हाँ, तो शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी विद द परचेज मेथड, ठीक है। तो अब देखो, परचेज मेथड के बारे में ध्यान से समझना। परचेज मेथड में आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपको जो पेमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर्स में दो, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। आप सारे एसेट्स वगैरह मार्केट वैल्यू पे लोगे, क्योंकि आप तो बिज़नेस खरीद रहे हो, आपको आज की रेट चाहिए। तो एक एक करके हम एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले इन द फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी विल बी सेम, ठीक है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर। उसके बाद थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप असेट्स, लाइबिलिटीज़ सब कुछ फेयर वैल्यू पे लेते हो इंस्टेड ऑफ बुक वैल्यू। और उसके बाद जो डिफरेंस आता है आपका,
तो या तो वो आप गुडविल में डालते हो, और वरना अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल रिजर्व में। वाई गुडविल? क्योंकि अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो जो कि एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, तो वो आप उसकी गुडविल के लिए दे रहे होंगे, तो इसलिए गुडविल डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप मिलके काम करने वाले हो, तो लॉस प्रॉफिट सब आपके ही है, तो इसलिए हम डायरेक्टली रिजर्व में डाल देते हैं। अब थर्ड एंट्री इज ऑल्सो सेम, बट इसके अलावा आपको यहाँ पे एनी अदर पीसी भी दिख जाएगा, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल, विच वॉज नॉट इन द केस ऑफ द नेचर ऑफ मर्जर। ये सेम है, हमने इसके बारे में बात कर ली थी। यहाँ पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व किसी में भी डाल सकते हो। अब आपने किसी के टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री किया, जब आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो, तब उसने बोला कि भाई साहब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस तो आप ही बेयर करेंगे, तो उनकी गुडविल की बात होगी, तो आप उनकी गुडविल बढ़ा देंगे और कैश एंड बैंक को क्रेडिट कर देंगे। या अगर आपने पहले कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट किया था, तो कैपिटल रिजर्व को थोड़ा कम कर देंगे, फायदा थोड़ा कम होएगा, तो इसको डेबिट कर देंगे। इंटरकंपनी ओइंग्स का हमने बात कर ली थी। आपकी बुक्स में वो क्रेडिटर दिख रहे हैं, आपकी बुक में वो डेटर दिख रहे हैं, तो एलिमिनेट कर दो, बात नक्की करो। ये वाला पॉइंट हमने ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसकी इन द नेचर ऑफ परचेज मेथड, लेकिन यहाँ पे इन द नेचर ऑफ मर्जर, लेकिन अब यहाँ पे पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके साथ उसके रिजर्व्स तो आ रहे नहीं हैं, लेकिन आपको ये वाला रिजर्व बनाना मैंडेटरी है। तो आप क्या करोगे, आप एक रिजर्व डेबिट कर दोगे इन द नेम ऑफ अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, और एक रिजर्व क्रेडिट कर दोगे स्टैट्यूटरी रिजर्व। एक एग्जांपल दूँ इसका एग्जांपल ले लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो क्या होगा, आपका ये तो डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा, तो इससे आपकी बुक्स में बस वो स्टैट रिजर्व दिखने लगे, तो इससे इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। इट इज़ जस्ट फॉर लाइक एडजस्टमेंट एंड प्रेजेंटेशन। अब स्टैट्यूटरी रिजर्व के एग्जांपल्स भी हैं, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, साइट रिस्टोरेशन फंड। अब ये देखो, ये याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिख के थोड़ी देगा कि ये वो है आपका स्टैट रिजर्व, ये आपको खुद देख के पहचानना पड़ेगा, तो ध्यान से पढ़ लो। इस एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और साइट रिस्टोरेशन फंड। भारी काम, फॉरेन प्रोजेक्ट और एक्सपोर्ट प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस और साइट रिस्टोरेशन। अब मैंने वर्कमैन कंपनसेशन बोला था, शायद मैंने गलत बोल दिया, तो आई विल जस्ट चेक। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज statutory reserve or not? अरे यार, इसमें तो सीधा जवाब ही नहीं दे रहा। गूगल भाई से पूछती हूँ। नो, इट इज़ नॉट। मुझे माफ़ कर दो, दोनों कान पकड़ के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है इसका पार्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व और साइट रिस्टोरेशन फंड है। क्षमा। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक रिजर्व को हमने एलिमिनेट करना सीख लिया था, क्या होता है ये हमने सीख लिया था। बस अब एक चीज़ हमें और याद रखनी है कि अगर ये वाला मेथड है तो हम गुडविल भी डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, ये हमने एग्जाम्पल 1 2 तो पढ़ लिया था, एग्जाम्पल ये वाला भी देख लेते हैं। तो 80,000 के गुड्स थे, उन्नति ने स्नेहल को बेचे 25% प्रॉफिट लगा के, तो हो गए 1 लाख के। ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री लाइंग इन द बुक्स ऑफ स्नेहल इज ओनली 60,000, मतलब कि 40,000 की बिक गई, तो उसको तो मारो गोली। ठीक है, अब कितने का स्टॉक रिजर्व आएगा? अब 80,000 का 40% कितना होएगा? 80,000 का 60% 48, और ये कितनी दिखा रहा है? 60,000।
तो माइनस कर दो, कितना आएगा 60,000 माइनस 48, 12,000। तो आप कर दो गुडविल या कैपिटल रिजर्व टू इन्वेंट्री। अब देखो मेरी बात सुनो, ये तो तरीका थोड़ा अटपटा है। आप एक्चुअल में क्या करेंगे, 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, ऐसा तरीका आप एग्ज़ाम में वर्किंग नोट में दिखाएंगे। अब एग्जाम्पल 7, ये एग्जाम्पल 7 कोई क्वेश्चन नहीं है, ये ऑन स्पॉट क्रिएटेड एग्जाम्पल है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखो AK लिमिटेड और BB लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं, और ये आपका डिबेंचर दिए हुए हैं, ये 11% के 10% के हैं, ट्रेड पेबल दिए हुए हैं, PPE दी हुई है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिए हुआ है, इन्वेंट्री, और ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब AK लिमिटेड ने BB लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। AK लिमिटेड ने 75,000 शेयर्स इशू करे टू शेयर होल्डर्स ऑफ BB लिमिटेड एट द रेट फेस वैल्यू ऑफ ₹10। इसको उन्होंने ये करा, तो 7,50,000 का इन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया। तो PC कैलकुलेट करते चलो, ठीक है, यहाँ पे ले आए हम। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, PPR टेकन ओवर। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है वही कि उसने से एक्वायर करा है, ठीक है, और तो इन द नेचर ऑफ परचेज उसमें लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, तो हम बस सीधे सीधे ले लेंगे। नेचर ऑफ परचेज है तो मार्केट वैल्यू पे बातें आएंगी, तो 20% अब बुक वैल्यू ले लेना इसकी, तो मतलब 6 लाख जब कैलकुलेट करो। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 10% डिवेंचर्स। अच्छा, तो कुछ नहीं, इसे 11% की इस पर दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 2 लाख, बट यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 11% डिवेंचर बस, है ना। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे, ये दिखा देती हूँ पहले, हाँ ये वाली, ये वाली। अब देखो क्या हमारा ये पॉइंट दिया है, तो हमारी PC कंप्लीट हो गई? नहीं, हमारी PC कंप्लीट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं है, नहीं हो तो गई। ओके, इसमें एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है नहीं। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते, तो फिर हमारी PC इनकम्प्लीट होती, क्योंकि उनको कैसे सेटल कर रहे हैं दिया ही नहीं क्वेश्चन में, देन वी वुड हैव फॉलोड द नेट एसेट मेथड। लेकिन ये वाला तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें PC आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ पे एंट्रीज मारना चालू कर सकते हैं। तो व्हाट यू विल डू असेट, सबसे पहले बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, किस अमाउंट पे एंट्री होगी, 75 पे, ठीक है, ये पेमेंट अमाउंट है, इस पर होगी, आके देखो होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगी, एसेट और लायबिलिटीज़ खुलेंगे इसमें से। तो सबसे पहले हम करेंगे आपका ये हटाओ, परचेज है तो फिर ये दोनों आएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे 6 लाख, नॉन करेंट एसेट की सेम वैल्यू लेके 2.5 लाख, इन्वेंट्री 2 लाख, एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000, टू 10% डिबेंचर्स 2 लाख, एंड टू ट्रेड पेबल्स 1 लाख, एंड टू बिजनेस परचेज 7.5 लैक्स। अब उसके बाद हम देख लेते हैं क्या कुछ बचा है, ठीक है। तो हमने 4 लाख पर लिया, ये देखो ये सारे अमाउंट सेम है, ये सेम है, ये सेम है। अब हमारा ये कैलकुलेट करोगे तो इसमें फ़ायदा आ रहा है, तो ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट एंट्री रिकॉल करेंगे, नेक्स्ट एंट्री क्या थी। अब नेक्स्ट एंट्री आपको किस चीज़ की करनी है, लिक्विडेटर को सेटल करने की करनी है। तो लिक्विडेटर ऑफ BB लिमिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स में स्ट्रक्चर के कर दो, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल सेम वैल्यू पर, है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम कुछ है नहीं, ये एंट्री हम कर चुके हैं। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। आपने ये ली और ये रिवैल्यूड फिगर पे आप PPE ले लेंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर देंगे, इन्वेंट्रीज को ऐड कर देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर देंगे, ट्रेड पेबल्स को ऐड कर देंगे, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपके पास जो दिख रही थी और अब जो आपने नई बनाई है वो 2 लाख की, उसको भी ऐड करके दिखा देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में आप यहाँ पे जो कैपिटल रिजर्व आया उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और इक्विटी शेयर कैपिटल भी आप 10 लाख, और आपने जो एक्स्ट्रा ये 75,000 ऐड करे हैं, ठीक है, 7,75,000 अब जो नए शुगर हैं उसको भी ऐड करके दिखा देंगे। दैट इज़
द थिंग। ठीक है, अब क्या मैं उसकी रिजर्व एंड सरप्लस भी ले आनी चाहिए था। उसकी रिजर्व एंड सरप्लस कितनी थी, ये रही उसकी रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख की, तो वो भी ले आए क्या? वो क्यों लाएंगे? वो क्यों लाएंगे? क्योंकि ये तो इन द नेचर ऑफ परचेज है। ठीक, तो ये सब नहीं लाएंगे। बात खत्म, बाद में की बैलेंस शीट टैली। ठीक है, अब हम सेम एग्जांपल करेंगे विद द पॉइंट कि सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ बुक वैल्यू पर टेक ओवर हुई हैं। अब मैं पीसी कैलकुलेट करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है द नेचर ऑफ मर्जर, तो कुछ नहीं, पीसी तो आपका सेम ही रहेगा। नेट एसेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम रिजर्व्स के साथ करेंगे। तो आप एसेट अपनी सेम पे डालोगे, यहाँ पे कोई भी आप 6 लाख नहीं करेगा, कोई भी 6 लाख नहीं करेगा, 5 लाख पे आएगा बुक वैल्यू पे, एंड देन यू विल डू द सेम लाइबिलिटीज एंड देन रिजर्व्स ऑफ सेलिंग कंपनी भी माइनस होंगे, ये रहा। ठीक है, एंड देन दैट्स हाउ यू विल गेट योर नेट एसेट्स। अब ये आपने कर लिया और जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो क्या हो गया? ये हो गया। हाँ, तो चलो ये तो आपका सेम आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये सब सेम आया, ये सब सेम आया, इसके अलावा ये वाली एंट्री और बढ़ गई रिजर्व्स ट्रांसफ़र होने की, और बिजनेस परचेज वाली तो ये है। अब इसको एडजस्ट करने के बाद क्या हुआ, आपका लॉस आने लगा। ठीक है, तो क्या आप गुडविल डेबिट कर देंगे? नहीं, गुडविल डेबिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो इन द नेचर ऑफ मर्जर है, हम मिल के साथ काम करने वाले, तो हमारा भी लॉस है, तो रिजर्व्स कम कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद लिक्विडेटर ऑफ डीवी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सेम एंट्री है, ये भी सेम एंट्री है, और ये फिर ये सर ने बहुत रफ बना के दिखाया है। ठीक है, नहीं है, अच्छा उन्होंने फिर प्रॉपर बना के दिखाया है। तो हम, हाँ, तो देखो अब यहाँ पे क्या फ़र्क है, ये आ गया आपका बुक वैल्यू पे, ये फ़र्क है, और बाकी सब तो सेम ही है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे फ़र्क पड़ा है इन दोनों एंट्रीज पर। अब सबसे पहले ये तो आपने कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये इसकी जगह इन्होंने 7.5 लाख के शेयर दे दिए, लेकिन क्या रिजर्व एंड सरप्लस भी सेम है? नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस सेम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो टेक ओवर की एंट्री के लिए आपने 2 लाख डाला, फिर आपने रिजर्व से डेबिट करे थे क्योंकि आपका लॉस हुआ है, तो ये आपका 2.5 लाख आपने माइनस कर दिया। बेसिकली आपने यहाँ पे टेक ओवर भी करा था रिजर्व का, तो ये डालना ज़रूरी है। अब आप थोड़ा मैथमेटिकली समझो तो एडजस्टमेंट तो सेम ही है ना, 50,000 माइनस हो गए, आपने पहले ही चीज़ को एक्स्ट्रा माइनस कर दिया था, अब वो वहाँ पे यहाँ पे आके आप ऐड कर रहे हो, तो मैथमेटिकली तो सब सेम ही रहता है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 तो हमें काट देना है, हम तो यूपीएससी के सवाल सॉल्व करेंगे। यहाँ काट दो, इन सबको काट दो, इन सबको काट दो, इन सबको काट दो, इसको भी काट दो, काट दो, यस, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। ये देखो एक अच्छी एंट्री, नई नई नई, जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, काट दो, काट दो। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल 9 हमसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी वर्थ 10 लाख will be paid at a discount of 10% by issue of 10% preference shares of 100 each। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, जो ट्रांसफर कंपनी है, मतलब जो बेचने वाली कंपनी है, उसके पास 10 लाख के शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, उनको हम पे करेंगे करेंगे करेंगे, पैसा मारेंगे नहीं, करेंगे करेंगे, लेकिन एट डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब कितना पे करेंगे, कुल मिला के हम 9 लाख पे कर देंगे। ठीक है, हम कैसे पे करेंगे, हम 100 रुपये के शेयर इशू करके करेंगे, तो कितने शेयर इशू कर देंगे, 9,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे, मतलब कि ऐसा। तो बस यही करना था, ये एग्जाम्पल है, ख़त्म। अच्छा, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, 12% डिबेंचर होल्डर्स वर्थ 10 लाख ऑफ ट्रांसफर कंपनी टू बी पेड एट 8% प्रीमियम। मतलब कितने के देंगे हम, 8% होगा 80,000, तो हम इतने पे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें ये पे कैसे करना है भाई, इशूइंग 12% डिबेंचर्स।
issued at a discount of 10%, face value टिंग टिंग 100, ठीक है। तो हम बेसिकली 90 रुपये के हम इशू करेंगे, ठीक है। तो हम ये इशू करेंगे और आपका 12,000 के शेयर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, टू लाइबिलिटी। अच्छा, लाइबिलिटी में हम करेंगे 12% डिबेंचर्स 108,000, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी की सेटलमेंट वैल्यू तो इतनी, तो मतलब हमारी अगर लाइबिलिटी कम पे जा रही है तो हम उसे कम पे रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद फिर जो खर्चा पानी होगा, मतलब फायदा नुकसान होगा, वो तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व में आ ही जाएगा। तो ये हमने डाल दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करेंगे कि ये हमारे ये हमारा डिस्काउंट है और ये हमारे नए शेयर होल्डर्स हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये तो नए शेयर्स हमें शो कर रहे हैं, हम डिस्काउंट पे शो कर रहे हैं, तो इसका डिस्काउंट हमें डालना ज़रूरी है। लेकिन पुराने वाले का डिस्काउंट डालना ज़रूरी था क्या? नहीं, बिकॉज वो तो एक तरीके से लाइबिलिटी की मार्केट वैल्यू हो गई है ना, तो वो तो हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अब काट दो इसको। इसके बाद ना मैं आपको एक बहुत अच्छी सी PDF बना के दूँगी। PDF कैसी बना के दूँगी जिसमें ये सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, जैसे हम लोग रेफ़र कर सकते हैं फॉर आवर पेपर्स, है ना। ड्यू क्रेडिट्स तो कंदोई सर, मैं समझता हूँ केस वेस ना कर दें, लेकिन हाँ हाँ हाँ, ओके 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 भैया, बंद करो ये, कितने हैं, ठीक है। और भी हैं, ये फास्ट फॉरवर्ड कर देना। मतलब देखो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप बुक उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है ना, सर ने अपने क्वेश्चन बैंक में से दिए क्वेश्चंस, उनकी नंबरिंग दिया है, क्वेश्चंस तो मैं दिख रही नहीं है, तो कोई फ़ायदा है नहीं। इससे बढ़िया आप ICI का मॉड्यूल उठा लो, है ना, और उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। अब इनके सॉल्यूशंस आप ढूंढोगे फिर उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो दे आर जस्ट नॉट रेलिवेंट हियर। क्या लिखा हुआ है सर ने? Our few accounts like NetSet won't match with ICI solution at छोड़ो, भूल जाओ। Oh my god, there are so many questions. Are there any more concepts even left? सर ने कुछ तो यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, देखते हैं। तो ये सर ने कुछ एक्सक्लूसिव करके लिखा हुआ है, हम भी पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या करो, शेयर कैपिटल और ट्रांसफरी, ठीक है, जो उसकी है, प्लस PC लिख दो, ठीक है। परचेज मेथड में रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्या करो, ट्रांसफरी का सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या परचेज मेथड याद करो। परचेज मेथड कौन सा, जिसमें रिजर्व्स को ट्रांसफ़र नहीं करता। अच्छा, ठीक है। तो स्टार्ट रिजर्व्स को ऐड कर दो, एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को माइनस कर दो, कैपिटल रिजर्व कोई आएगा तो उसको ऐड कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम कोई लिया तो उसको ऐड कर दो। मर्जर में क्या होता है, ट्रांसफरी और ट्रांसफर दोनों की लेते हैं मतलब रिजर्व्स लेते हैं, और उसके बाद फिर सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड कर दिया, रिजर्व्स हमने ले लिया। इसका कोई काम ही नहीं है स्टार्ट और एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व का, है ना, ठीक है। तो ठीक है, अभी मतलब लेट्स नॉट क्रॉस दिस पेज बिकॉज वी कैन रेफर इट लेटर। I'm sorry, please just fast forward it because I know it is a waste of your time while I'm crossing these up. Concept आजा जा 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 जा, concept आजा जा जा। अच्छा, it is the nature of merger, yeah. अरे concept आजा जा 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 जा, एक बार आजा जा। ये मेरा मन तो नहीं गाने का, लेकिन
एंटरटेनमेंट सब्सक्राइबर्स पे बनना ज़रूरी है जब तक आप ये फालतू ये काम कर रहे हो। अरे भैया यार, ओ माय गॉड। लगता है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन ही पढ़ा देंगे। कुछ तो भी लिखा हुआ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो फटाफट से। डिवेंचर्स मत पढ़ो, क्वेश्चन स्पेसिफिक है। एक काम करती हूँ, मैं वीडियो को पॉज करती हूँ, मैं देख लेती हूँ सारा और उसके बाद फिर डायरेक्ट पढ़ा दूँगी, है ना। इतनी बदतमीजी करना ठीक नहीं है। तो मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान निकाल दिया है और पाया कि 127 पेजेस में से केवल 31 पेजेस रेलिवेंट है, जिसमें हम 25 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब वी जस्ट हैव टू रीड 5 मोर पेजेस एंड देन वी विल बी डन विद द चैप्टर। बल्कि इंपॉर्टेंट पार्ट तो हम कर ही चुके हैं। तो हाँ, ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या फिर उसकी लिंक मैंने ड्राइव में अपलोड कर रखी है अपने पास। ये रही, अरे कहाँ गई, ये रही, तो ये मैं अपलोड कर दूँगी। और फिर मैंने सोचा है कि हम क्वेश्चन साथ में करेंगे, क्या कहते हो? ठीक है, साथ में गलतियाँ करेंगे, साथ में सीख सही करेंगे और ऐसी रॉक मचा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अब बकवास बंद करके लेट्स जस्ट फिनिश दीज पेजेस वेरी क्विकली। तो अभी तक हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, जिसने सामान खरीदा है उसकी बुक्स में, है ना। तो अब हम बात करेंगे सेलिंग कंपनी के, जो माल बेच रहा है उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी। तो उसकी बुक्स में 5 लेजर खुलते हैं, एक परचेजिंग कंपनी का अकाउंट, एक इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट, एक कैश एंड बैंक अकाउंट और एक रियलाइजेशन अकाउंट। बात यह है कि अब देखो, उसको जो पेमेंट हो रही है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को हो रही है, कैश और बैंक का एडजस्टमेंट हो रहा है, और उसके अलावा परचेजिंग कंपनी का भी एडजस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, ओके। और अगर कोई और लेजर आपको क्वेश्चन पूछे तो वो journal entries and procedure for closing the books of selling company, no distinction is made between amalgamation and the nature of purchase or merger, कोई फर्क नहीं पड़ता, we have to make entries for closing the books। अब जब ऑलरेडी हम PC कैलकुलेट कर चुके होंगे, हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट खाली करेंगे एट द बुक वैल्यू। ठीक है, तो एसेट डेबिट होते हैं उनको क्रेडिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में सारा ट्रांसफ़र कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे से ट्रांसफ़र होकर वैल्यू रियलाइज़ होती है। ठीक है, तो रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पे हम टेक ओवर करेंगे, तो लाइबिलिटीज़ डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट है, अब हम उसको डेबिट करेंगे। उसके बाद फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी हटा देंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे। सेम हम इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ करेंगे। फिर हम रिजर्व्स और सरप्लस भी इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो नहीं की अमानत है। एंड देन ऑल द एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो उन्हीं का लॉस है तो उसको भी उनके पैसों से काट लेंगे। ठीक है, ऑल द फिक्टिशियस एसेट्स एंड ऑल। ठीक है, तो अभी तक हमने 4-5 चीज़ें करी है। लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पे लिया, एसेट्स को बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों को इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया, रिजर्व एंड सरप्लस और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को भी डेबिट क्रेडिट करके सेटल कर दिया। नाउ कैश एंड बैंक बैलेंस इफ टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, तो फिर ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं, कैसे कभी कभी हमने ऊपर एडजस्टमेंट पढ़ी है ना जिसमें लिखते हैं कि बैंक और कैश टेक ओवर नहीं करा, तो फिर उस केस में हम कैश और बैंक लेजर में ट्रांसफ़र कर देंगे। An asset against which there is a provision, such asset and provision should be transferred at its gross figures। ठीक है, तो आहू 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 डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स माइनस किया, नेट करके 900 रुपये आ गए। रियलाइजेशन अकाउंट में ये सब हमने कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर किसी एसेट के अगेंस्ट प्रोविजन है तो
एसेट और प्रोविजन दोनों को ग्रॉस फिगर पे ट्रांसफर कर दो, मतलब प्रोविजन आप अलग से लाइबिलिटीज़ में ट्रांसफर कर दोगे और डेटर्स के एसेट आप ग्रॉस अमाउंट में एसेट के तौर पे रियलाइजेशन में वो अलग से ट्रांसफर कर दोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा, लाइबिलिटीज़ आएंगे, एसेट आएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो फिर सेटलमेंट होगा क्या है, कैश एंड बैंक आएगा। कैश एंड बैंक अगर ओके, तो यहाँ ये सेटलमेंट का अकाउंट है। तो अगर कोई भी आप खुद से लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो उसमें डाल दो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी पड़ रही है जो उन्होंने टेक ओवर नहीं करी, तो कैश एंड बैंक से उसको पे ऑफ कर दो। उसके बाद सेल ऑफ एसेट नॉट टेकन ओवर, कैश एंड बैंक से उसको क्रेडिट कर दो। एंड देन द ड्यू पीसी विल गो टू परचेजिंग कंपनी। तो ठीक है, इनको हमने बेसिकली डेटर बनाया और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इस अकाउंट को ध्यान से देखो। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर करी, उसके बाद जो भी उन्हें देना है वो दे दिया, ठीक है। जो भी मिला, कैश इन मिला, इक्विटी शेयर्स मिले, डिबेंचर्स मिले, प्रेफरेंस शेयर्स मिले, सब डाल दिया। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या है, हमने प्रेफरेंस इन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर करी, रिजर्व्स एंड सरप्लस ट्रांसफर करा, उसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर करा, फिर जो भी इन्हें मिला वो सब दे दिया, कैश एंड बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है। उसके बाद फिर कैश बैंक, कैश बैंक क्या है, बाई रियलाइजेशन, ठीक है। जो भी पैसा आया, लाइबिलिटी जो हमने सेल करी, मतलब इधर जो बेसिकली आ रहा था ये पूरा एडजस्टमेंट इन दोनों का है ना। और इसके अलावा कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन हो तो ओके। उसके बाद फिर expenses of realization, liquidation expenses. If expenses are borne by selling company, realization account debit to cash and bank account, ठीक है। तो अगर मतलब realization expenses सेलिंग कंपनी जो बेच रही है उसी के हैं तो रियलाइजेशन में डेबिट कर देगी। लेकिन अगर जो एक्सपेंसेस हैं वो सेलिंग कंपनी ने पे करे लेकिन वो परचेजिंग कंपनी रीइंबर्स करेगी, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक करेंगे और रीइंबर्समेंट में उल्टा कर देंगे, ओके। डेबिट किया, उसको क्रेडिट किया, देखो ये एंट्री है, ठीक है। उसके बाद फिर है रिकॉर्डिंग एंड रिसीविंग पीसी। तो जब हमें पीसी ड्यू करनी होगी तो हम रियलाइजेशन अकाउंट से उसको ड्यू करेंगे और उसके बाद जब पैसा मिलेगा तब हम कैश एंड बैंक, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स टू परचेजिंग कंपनी, ऐसे करके हम पीसी का एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ पीसी, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये किया, ये तो ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है। एसेट्स और लाइबिलिटीज डिस्पोज करिए, उन्हीं की जर्नल एंट्री है, छोड़ो है ना। और अब ये लास्ट चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं, लेजर अकाउंट को क्लोज करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो अमाउंट है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट जो क्लोजिंग है वो ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के में, कैश एंड बैंक लेजर को ट्रांसफ़र करेंगे उसको भी इक्विटी शेयर होल्डर्स में, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्लोज कर देंगे, उसका कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बचना चाहिए। देखो बात समझो, हम बिज़नेस बंद कर रहे हैं तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रियलाइजेशन में डाल दिया, कैश एंड बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद जो रियलाइजेशन में पैसा बचा उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर में डालेंगे, कोई कैश एंड बैंक बचा तो उसको भी इक्विटी शेयर होल्डर में डालेंगे, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट पूरा टैली हो जाना चाहिए। अब सर ने एक्सक्लूसिव बात ये लिखी है कि सेलिंग कंपनी जब कुछ भी बाहर करेगा इट विल बी डन एट बुक वैल्यू, जब कुछ भी टेक ओवर करेगा इट विल बी डन एट मार्केट वैल्यू। ये तो केवल उसका केस है इन द नेचर ऑफ परचेज का, ठीक है। चलो बात ख़त्म, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ऑफ एमलगमेशन। उसके बाद फिर अब हम जब भी बात करेंगे तब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे साथ में, राइट। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय। आई होप you like this chaotic video.